स्लोगन है, मैं फिर से रिपीट करता हूं, ट्राई 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 बट डू नॉट क्राई. हार्ड वर्क एंड सिंसियर एफर्ट्स कैन अचीव सक्सेस इन एनी एनवायरनमेंट. थैंक यू सर. हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की सरकार विकास के मूल मंत्र के साथ प्रदेश के हर वर्ग का कल्याण करने की नीति पर काम कर रही है. सरकार ने अपनी कल्याणकारी नीतियों, दूरगामी सोच, सही मार्गदर्शन और पारदर्शिता के साथ हरियाणा को प्रगति के पथ पर आगे बढ़ाने का काम किया है. हरियाणा की नायब सरकार न सिर्फ जनता से की गई घोषणाओं को पूरा करने पर काम कर रही है, बल्कि सीएम की बेदाग छवि, पारदर्शी कार्य प्रणाली और तीव्र गति से फैसले लेने की कार्यकुशलता हरियाणा के विकास को नई ऊंचाई पर पहुंचाने का काम कर रही है. हरियाणा की वर्तमान नायब सरकार प्रदेश के हित के लिए योजनाबद्ध तरीके से काम कर रही है ताकि हरियाणा में हर वर्ग की उन्नति और उत्थान हो सके. हरियाणा सरकार जन कल्याणकारी नीतियों से प्रदेश के हर वर्ग का भला करने में जुटी है. मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बजट सत्र को लेकर कहा कि सत्र 20 फरवरी से शुरू हुआ. बजट में 13 दिन सीटिंग रही. इस सत्र में 55 घंटे चर्चा हुई. मैंने वित्त मंत्री के तौर पर दूसरा बजट पेश किया, जिसके लिए वो विधानसभा अध्यक्ष का धन्यवाद भी करते हैं, जिन्होंने इस सदन में सभी को बोलने का पर्याप्त मौका दिया. विपक्ष के 7 सदस्यों ने 2 घंटे से ज्यादा बजट अनुमानों पर चर्चा की. वहीं सत्ता पक्ष के सदस्यों ने 6 घंटे से ज्यादा चर्चा की है. इस सत्र के दौरान 3 प्रस्ताव पारित किए गए. सत्र में 8 विधेयकों पर चर्चा भी हुई. यह बजट ऐतिहासिक बजट रहा है. 13 दिन तक ये लंबा बजट चला है. 13 सीटिंग रही है. मेरे ख्याल से ये इतिहास में सबसे लंबा बजट सत्र रहा है, जिसमें लगभग 55 घंटे सकारात्मक चर्चा हुई है. सदन में विकसित भारत जी राम जी योजना पर भी चर्चा हुई. इस योजना को लेकर हमारे श्रमिक भाइयों को शंका नहीं थी, लेकिन विपक्ष को शंका थी, जो हमने दूर की. सदन में कई ध्यानाकर्षण प्रस्तावों पर भी चर्चा हुई, जिसमें गन्ने की फसल, आयुष्मान योजना से जुड़े प्रस्तावों पर चर्चा हुई. सीएम नायब ने कहा कि उन्होंने सदन में कहा है कि सरकार हर मुद्दे का जवाब देने के लिए प्रतिबद्ध है. गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत भी विधानसभा पहुंचे थे. यहां उन्होंने प्राकृतिक खेती पर जानकारी दी. सदन में विकसित भारत जी राम जी योजना के प्रावधानों के बारे में भी, जनता और ग्रामीण मजदूरों में व्यापक शंका पर भी चर्चा की गई, क्योंकि हमारे जो जी राम जी के श्रमिक भाई हैं, उनको तो कोई शंका नहीं थी, परंतु हमारे कांग्रेसी भाइयों को शंका थी. उनकी शंका चर्चा करने के बाद दूर हुई है. वहीं राज्यसभा चुनाव को लेकर सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा कि राज्यसभा चुनाव लोकतांत्रिक तरीके से हुआ है, जिसमें उनके उम्मीदवार संजय भाटिया विजयी हुए हैं. कांग्रेस में क्या हो रहा है वो नहीं जानते, लेकिन इस चुनाव में कांग्रेस के प्रभारी और 2 बार के मुख्यमंत्री चुनाव एजेंट बनकर बैठ गए थे. इन लोगों को आपस में विश्वास नहीं है और लोगों को कांग्रेस पर विश्वास नहीं है. कांग्रेस के विधायकों ने उनको दिखाकर ही वोट डाला है. कांग्रेस की सत्र में भूमिका काफी निराशाजनक रही है. वो सवाल उठाते हैं, लेकिन जवाब सुनने से पहले भाग जाते हैं. कांग्रेस निराश है. सीएम नायब ने कहा कि कांग्रेस आगे भी कमजोर होगी. देश में लोकतंत्र है, कोई भी चुनाव में खड़ा हो सकता है. कांग्रेस आरोप लगाती है कि हमने निर्दलीय उम्मीदवार खड़ा किया, जबकि चुनाव लड़ना सबका अधिकार है. वहीं मुख्यमंत्री नायब ने कहा कि इस चुनाव में इनेलो कांग्रेस की बी टीम की भूमिका में नजर आई. इनेलो ने कांग्रेस को मजबूत करने के लिए काम किया और चुनाव का बहिष्कार किया. लोकतंत्र की लोकतांत्रिक प्रक्रिया है और उस लोकतांत्रिक प्रक्रिया के अनुरूप चुनाव हुआ है. हमारा एक प्रत्याशी संजय भाटिया विजयी हुए हैं. देखिए, मैं तो इसके बारे में नहीं जानता कांग्रेस के अंदर क्या खिचड़ी पक रही है, मैं नहीं इसके बारे में जानता,
परंतु इतना जरूर पता है कि मैंने पहली बार इतिहास में देखा है कि प्रदेश का प्रभारी पोलिंग एजेंट बन करके बैठ गया, प्रदेश का 2 बार का मुख्यमंत्री पोलिंग एजेंट बन के बैठ गया। ना तो राहुल को अपने लोगों पर विश्वास है, ना राहुल ने जिसको भेजा है यहां पर प्रभारी बना करके उसके ऊपर किसी को विश्वास है, क्योंकि कांग्रेस अब कमजोर हो चुकी है बहुत ज्यादा। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जहां जनहित के लिए काम कर रहे हैं, तो वहीं विपक्षी दलों के आरोपों पर पलटवार करते हुए सूबे की जनता को सियासत की सच्चाई से रूबरू कराने का काम भी कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
बहुत बहुत स्वागत। और दोनों बिल्कुल अलग अलग एक शहर की बात करते हैं, गांव की बात करते हैं। ये बढ़िया मेरा देश मेरा गांव वाला मूड है। गांव से शहर की तरफ हम चलते हैं। हेलो, बहुत बहुत तो धन्यवाद सर। सबसे पहले ये ना एक कॉम्बिनेशन अच्छा बना, मतलब जरा शहर भी है, गांव भी है, और दिल्ली में बैठ के हम लोग बात कर रहे हैं। सबसे पहले अपार्टमेंट टाइम्स, उसी से हम शुरू करते हैं। देखिए, कोई भी काम जब शुरू होता है तो मोटिव बड़ी महत्वपूर्ण होती है। तो आप अपार्टमेंट टाइम्स को जब आपने शुरू किया तो सबसे पहले तो सर आप ना एक संक्षेप में 1 मिनट में अपना मोटिव बताइए। व्हाट्स योर मोटिव? देखिए सर, मैं काफ़ी देर से यहाँ सुन रहा था, कई सारे पॉलिटिकल लीडर्स थे जो अपने अपने बारे में बात कर रहे थे, लेकिन आपने सभी पॉलिटिकल लीडर्स के मुंह से आपने कभी भी किसी से भी हाई राइज़ के बारे में नहीं सुना होगा। क्योंकि हाई राइज़ रेसिडेंट्स जो हैं वो मैक्सिमम टैक्स पेयर हाई राइज़ में इस समय रहते हैं, और हाई राइज़ सोसाइटीज़ में जो लोग रहते हैं उनके अपने इश्यूज़ डिफरेंट होते हैं, उनकी अपनी समस्याएँ डिफरेंट होती हैं, और उसके सॉल्यूशन भी डिफरेंट होते हैं। तो अपार्टमेंट टाइम्स का काम वही है जो कोई और पॉलिटिकल पार्टी या कोई गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट उसको उतने ज़्यादा अच्छे से संज्ञान में नहीं ले रहे। तो अपार्टमेंट टाइम्स की शुरुआत भी इसी तरीके से हुई कि हम लोगों ने इसी गैप को फिल करने की कोशिश करी है कि अपार्टमेंट टाइम्स एक प्लेटफॉर्म की तरह बन के निकले, जहाँ पर जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशन गाइडलाइंस है जो सोसाइटी हाई राइज से रिलेटेड जो संबंधित जानकारी है उनको एक सिंगल प्लेटफॉर्म, एक कम्युनिटी के माध्यम से पहुँचाया जा सके। और पिछले 7 सालों में हमने दिल्ली NCR में लगभग 1000 से ज़्यादा सोसाइटीज़ अपने इस प्लेटफॉर्म के साथ कनेक्ट करने की कोशिश की हैं, और लगभग 12 लाख से ज़्यादा परिवार हैं जो इस प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ चुके हैं अभी तक। वेरी नाइस। सुरेंद्र सोलंकी जी, सर ये तो शहर की बात होगी, हाई राइज लोगों जो टावर्स में रहते हैं, बिल्डिंग्स में रहते हैं, उनके कंसर्न से जुड़ा मसला है। आप 36 खाप के सरपंच हैं, 360 खाप के आप सरपंच हैं, जिसमें हर जाति बिरादरी के लोग होंगे। प्रश्न सीधा यह है कि आप दिल्ली आपकी जन्मभूमि है, कर्मभूमि है। दिल्ली में पिछले साल सर एक नई सरकार आई, उनका कहना है कि हम 27 साल के बाद आए। अभी हर तरीके के लोग आए, कुछ ने अच्छा बताया, कुछ ने ख़राब बताया। दिल्ली के नागरिक के तौर पर आपने कई सरकारों को देखा होगा, मतलब जब से दिल्ली राज्य बना, खुराना जी से साहब सिंह वर्मा साहब, सुषमा जी, शीला जी, फिर केजरीवाल जी, और अब रेखा जी, आपने सब के टेन्योर को देखा। एक साल में सर कितना काम हुआ, कुछ हुआ भी है दिल्ली में? देखिए, सरकारें बदलती रही, और मैं हमेशा इस बात का जिक्र करता हूँ कि जिन गाँव की ज़मीनों पर ये दिल्ली बसी, वो कहीं ना कहीं पिछड़ते चले गए, और इसको लेकर बहुत लंबे समय से आवाज़ें उठ रही थी। और चुनाव से लगभग 3 साल पहले हम लोगों ने इस बात को प्रमुखता से रखा और एक मुहिम चलाई थी, और उस मुहिम के तहत हमने उस समय के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से भी बात की थी, और हमने कहा था कि भाई आप गांव की बात नहीं करते, आप सिर्फ और सिर्फ अनऑथराइज कॉलोनी और क्लस्टर की बात करते हैं। हमारा दिल्ली का एक अपना इतिहास है गाँव का, दिल्ली की जो ग्रामीण पृष्ठभूमि है, हमने कभी किसी का विरोध नहीं किया। जो भी लोग यहाँ पर आकर रह रहे हैं वो सब हमारे परिवार के लोग, और किसी तरह का कभी दिल्ली के अंदर इस तरह का माहौल नहीं हुआ। हमने कहा कि गांव की बात भी होनी चाहिए, लेकिन उन्होंने कहीं ना कहीं उसको इग्नोर किया, और एक दफ़ा नहीं कई दफ़े हम उनके पास गए। उसके बाद हमने कुछ शर्तें सरकार, केंद्र सरकार से रखी थी, और गृह मंत्री से हमारी मुलाकात हुई थी। मैं इसलिए बताना चाह रहा हूँ कि उसके बारे में जो आप कह रहे हो ना, 1 साल में तो 9-10 पॉइंट हमारे थे। उसमें दिल्ली में लगभग 17-18 साल से सर्कल रेट नहीं बढ़ा था कृषि भूमि का। दूसरा था कि जिन गांवों की ज़मीन कोड़ियों के भाव सरकारों ने ली, शहरीकरण के नाम पर ग्राम सभा की ज़मीनें सारी सरकार ने हड़प ली, जबकि ग्राम सभा की ज़मीन का मालिक गांव होता है, उस पर सरकार का कोई लेना देना नहीं होता। और ये एक सरकार ने नहीं किया,